नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। 12वीं के परिणामों का इंतजार जैसे ही खत्म होता है तो उस इंतजार के साथ शुरू हो जाती है मन में कई सारी व्यथाएं, चिंताएं और ये उत्सुकताएं कि आखिर अब भविष्य में करना क्या है। एक दूसरा पहलू भी है इस इंतजार के खत्म होने का। कुछ छात्र मिठाइयां बांटते हैं तो कुछ को निराशा भी हाथ लगती है। अंक वैसे नहीं आ पाते जैसे आने चाहिए, या फिर परिणाम भी उतने अच्छे नहीं आ पाते जितने आने चाहिए। कई बार तो असफलता भी हाथ लगती है। वैसी परिस्थितियों में मन को छोटा नहीं करना होता है। इन तमाम सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ करियर काउंसलर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मनोचिकित्सक जुड़ रहे हैं जो आपके हर सवालों का जवाब देंगे। और हमने आज के अपने इस स्पेशल प्रोग्राम को आपके लिए बिल्कुल ओपन हाउस की तरह रखा है कि आपके मन की जो भी शंका है वो आप सीधे इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज बधाइयां दी सभी छात्रों को। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, फिर हम सीधे विषय पर आएंगे, बात रखेंगे। सीएम का ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा है कि सीबीएसई की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए हैं वो निराश न हो बल्कि ज्यादा मेहनत करें ताकि भविष्य में उन्हें सफलता मिल सके। अपनी मेहनत और लगन से आप जीवन की हर परीक्षा में सफल हो रहे हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और शुभाशीष। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और सभी छात्रों को बधाई दी है। तो वहीं अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें, 94.5% छात्राएं पास हुई हैं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। लड़कियों ने यहां भी बाजी मारी। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट और अच्छा रहा। 98.93% ओवरऑल रिजल्ट रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय का। इसी तरह केवी की अगर बात करें केंद्रीय विद्यालय की, इसके नतीजे 97.04% रहे हैं। 33,000 से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो त्रिवेंद्रम शहर जो है, तिरुवनंतपुरम केरला का, उसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज रही है। 98.83% ओवरऑल रिजल्ट रहा है। इसी तरह से चंडीगढ़ का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 95.98% तक रहा है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं साथ साथ आपको। तो हमने अब आज के इस कार्यक्रम को अपने दर्शकों के लिए, तमाम विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए खुला रखा है। आप अपने भविष्य को लेकर अगर इस बात के असमंजस में हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में हैं कि क्या करें और क्या ना करें, आप हमारे करियर काउंसलर से सलाह ले सकते हैं। और अगर आपका मन परेशान है अंक ना आने से, आपको लग रहा है कि डिप्रेशन के शिकार आप होने जा रहे हैं, तो भी आप मनोचिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा है। छात्रों ने खुशी जाहिर की है। विद्यार्थियों के चेहरे खिले हुए आज दिखाई दिए और लंबे समय से इंतजार किया ही जा रहा था रिजल्ट्स का। चलिए मैं परिचय आपका कराता हूं। हमारे साथ आलोक बंसल जी जुड़े हैं, देश के जाने माने करियर काउंसलर हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। और डॉक्टर प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रियंका आपका। आलोक जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। इंतजार खत्म जैसे ही होता है 12th क्लास के एग्जाम्स का, तो मन में कंफ्यूजन सा पैदा होता है। ऑप्शंस इतने सारे हैं, खुला सागर है, क्या करें क्या ना करें। देखिए, जब भी हमारे पास 12th का रिजल्ट आता है तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है और बहुत कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें कुछ बच्चे बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं जी। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि सब काफी जगह पे उत्साह की लहर तो है ही, लेकिन कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न भी आ गया है कि अब मैं क्या करूं। मेरे को आशा थी कि 90% लाऊंगा, मुझे आशा थी कि 75% ले जाऊंगा, और मेरा आशा थी कि इसकी वजह से मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा, और शायद अब नंबर आने के बाद लग रहा है कि नहीं हो पाएगा।
मेरा उन सब बच्चों को ये सलाह रहेगी और मशवरा रहेगा कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से आपको ये जो आपने बोला कि डिप्रेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर तरफ अपॉर्चुनिटीज भर भर के अवेलेबल है। यदि आज हो सकता है कि आपके नंबर किसी वजह से कम रहे हो, कोई परिश्रम में कमी रही हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी लक ने आपका साथ नहीं दिया, हो सकता है कि जो आपने सब्जेक्ट 11वीं 12वीं में सेलेक्ट किए थे वो उनका चयन सही नहीं रहा। जो भी हुआ, जो रिजल्ट आ गया उसको एक्सेप्ट करें, एब्जॉर्ब करें। अपने आसपास अभी लोग परेशान हो रहे हैं घर वाले, तो उनको भी थोड़ा सांत्वना दें और मिलजुल के बैठे और सोचें कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे रास्ते आपके पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे रास्ते। चाहे आप वोकेशनल कोर्स ले लें, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्स ले लें, चाहे आप एक नॉर्मल नेचुरल साइंसेस के कोर्सेज ले लें, लिबरल आर्ट्स के कोर्सेज लें, भरपूर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आपको खोजने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, किसी से शायद सलाह लेने की जरूरत है। आज जैसे आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारी बच्चों को सलाह मिल सकती है और उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और आगे का। ठीक है, मैं डॉक्टर प्रियंका जी के पास आता हूं। डॉक्टर प्रियंका जी, जैसे कि आलोक जी भी कह रहे थे कि जो बच्चे आप नहीं स्कोर कर पाते उतना जितना कि सोच रहे थे, एक प्रेशर तो वो है, दूसरा प्रेशर घर वालों की तरफ से सोशल प्रेशर बच्चों के ऊपर आ जाता है। आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं, सुसाइड के केस होते हैं और बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जरा सलाह दीजिए उन बच्चों को किस तरह से ऐसी परिस्थितियों को टैकल किया जाए। सबसे पहले सभी बच्चों को बधाई कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया। जिसने जो भी स्कोर किया उसके लिए बधाई उसको, क्योंकि स्कोर से कभी कुछ डिपेंड नहीं होता। और जिनको भी स्ट्रेस होता है कि मेरा स्कोर कम आया है या मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो सबसे बड़ा इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्ट टेकिंग टेस्ट। लाइक आप परसेंटेज पे एडमिशन नहीं होगा। इफ यू हैव 60% then also you can be a part of the test. आप टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ पे आपकी प्रतिभा, आपको एक और मौका मिलेगा अच्छा कॉलेज चयन करने का, अच्छे सब्जेक्ट चयन करने का। तो किसी भी पेरेंट्स को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि उनके बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, क्योंकि मार्क्स का क्राइटेरिया खत्म भी हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स चाहते थे कि हमारे बच्चे के 100% आए, तो दैट उसे अच्छे से अच्छा कॉलेज उसी परसेंटेज के बेसिस पर मिले। बिकॉज मार्क्स डिसाइड नहीं करते ना कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या कहाँ तक जाएगा, है ना। एंड फॉर टेंशन लाइक जो फेलियर हुआ है, हम कह रहे हैं जो नहीं पास कर पाए हैं इस साल अपनी 12th, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में फेलियर होते हैं और कक्षा में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भी बड़े बड़े एग्जाम लाइफ में आते हैं जब हम फेल हो जाते हैं, तो उसको लेके डिप्रेशन में आना या पेरेंट्स का ताने देना वो बिल्कुल भी उचित बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को एक और मौका मिल रहा है। तो उस बच्चे को उत्साह के साथ दोबारा से अपनी प्रिपरेशन करें वो बच्चे इस साल, एंड दोबारा रीअपियर करें। यू कैन गेट वेरी गुड थिंग। हो सकता है इस साल आप पढ़ाई ना कर पाए किसी वजह से, कोई कारण रहा होगा, बट आपको एक साल और मिल रहा है, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, ना कि ये कि मैं अपने साथ वाले बच्चों से पीछे रह गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th के बाद अभी IIT के लिए प्रिपेयर करेंगे या PMT के लिए प्रिपेयर करेंगे। हो सकता है वो 1 साल ड्रॉप करे, 2 साल ड्रॉप करे, 3 साल ड्रॉप करे। बिल्कुल। तो डोंट थिंक कि आप किसी से पीछे रह गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पीछे नहीं रहना है। आप इसको एक और अपॉर्चुनिटी समझ के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा खुला सागर है। यस, एक खुला सागर है और एक फेलियर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। डेफिनेटली। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर्स के पास भी चलते हैं, उनके भी अलग अलग सवाल हैं। हिसार से जुड़े हैं हमारे साथ जोगेंद्र सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है जोगेंद्र जी आपका। नमस्कार सर जी, पूछिए अपना सवाल। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ जी सभी बच्चों को। जी हाँ जी। दूसरा, मेरी बेटी ने भी 10+2 पास किया सर जी, और 12वीं में 80% नंबर आए हैं। मैं ये अपने कैरियर आलोक बंसल जी काउंसलर से जानना चाहूंगा सर, बच्चे को क्या कराए आगे भविष्य में। गुड़िया के पास साइंस थी, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, क्या था? तो गुड़िया के पास सर मेडिकल साइंस से था बच्चा सर। ठीक है आलोक जी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बच्चा नीट का एग्जाम दिया होगा, दे रहा होगा, तो मेडिकल की तैयारी कर रहा होगा, वो उसका एग्जाम होता है।
लेकिन मैं सब बच्चों को और आपको भी बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई, 80% नंबर लाई है। बहुत सारी ऑप्शन मेडिकल से रिलेटेड एरियाज में अवेलेबल हैं। हम सब सिर्फ एमबीबीएस को देखते हैं, हम होम्योपैथी भूल जाते हैं, यूनानी, आयुर्वेदिक, सब में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बायोमेडिकल साइंसेज के क्षेत्र में बहुत भरपूर अपॉर्चुनिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या बच्चा फार्मेसी का कोर्स कर सकता है? आप हिसार से बोल रहे हैं, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, क्या एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं? क्या बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं? क्या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं या बायोमेडिकल से रिलेटेड एरियाज में काम कर सकते हैं? जोलॉजी कर सकते हैं, इकोलॉजी कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, बहुत। और बायोमेडिकल के रिलेटेड में ही क्या ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। तो हजारों ऑप्शन हमारे पास आज अवेलेबल है। फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें क्या समझना जरूरी है कि मैं किस क्षेत्र में अच्छा आगे कर पाऊंगा। मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे अपना कुछ काम करना है, मुझे फुल टाइम अपने प्रोफेशनल करियर को बिल्डअप करना है, नर्सिंग है, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये समझ के अभी अप्लाई करना चाहिए। काफी यूनिवर्सिटीज में अभी भी आवेदन ले रहे हैं, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं और दे सकते हैं। जोगिंदर जी, कोई और भी सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गई फोन लाइन। आलोक जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के फीडबैक भी आए थे। अधिकांश लोगों की अब ये माइंडसेट रहता है कि एग्जाम्स होते ही गवर्नमेंट जॉब सेंटर्ड कोई ऐसा एग्जाम हो या कोर्स हो, उसकी हम तैयारी करें और फटाफट से एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास धीरे धीरे डेवलप हो जाए 2 साल 3 साल के अंदर। तो क्या कुछ आपकी सलाह है उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की अप्रोच में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो जैसे मैं इनकी लड़की की बात कर रहा हूँ, इस बेटी की बात कर रहा हूँ, उनके पास एक नर्सिंग का एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। नर्सिंग के कॉलेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। हरियाणा में तो नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आने के बाद नर्सिंग को और थोड़ा बढ़ावा मिला है और ग्राम क्षेत्र पे भी देखें तो काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो नर्सिंग का कोर्स करके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आपको या आपको जो केंद्र हैं वहां पे जॉब मिल सकती है, पहली बात। तो दूसरी बात, जो बच्चों के पास बायोलॉजी नहीं है या उससे कुछ और रिलेटेड एरियाज नहीं है, या इंजीनियरिंग की या ह्यूमैनिटीज की, तो उनके पास किस टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिजिटल मार्केटिंग का वोकेशनल कोर्स अवेलेबल है। बाकी चीजों के बहुत सारे एयर कंडीशनिंग ठीक करने का वोकेशनल कोर्स है। आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। आपके पास मोबाइल ऐप बनाने का या मोबाइल रिपेयर के वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है वोकेशनल कोर्सेज। और काफी कोर्सेज तो आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आप कुछ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और कुछ पार्ट टाइम सीखने के बाद आप काम भी कर सकते हैं। तो जो इनको वोकेशनल कोर्सेज कहा जाता है। एक हरियाणा में तो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी है, जो बच्चों को अलग अलग संस्थान में, ITI जैसे संस्थानों में इस टाइप के कोर्सेज की ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद बच्चे डायरेक्टली जाके काम कर सकते हैं। चाहे होटल मैनेजमेंट देखें, चाहे खाना बनाना देखें, चाहे फूड टेक्नोलॉजी के बारे में देखें, चाहे होम साइंस जिसको कहा जाता है उसके क्षेत्र में देखें, तो सब जगह पे ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पे देखेंगे तो सारे कोर्सेज के डिटेल अवेलेबल होंगे और हम ये कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रियंका जी आपके पास आता हूँ। बहुत सारे बच्चों से बात कर रहे थे हम, जो अब एक्सपेक्टेड जितना सोच रहे थे उतना स्कोर नहीं कर पाए। समझाने की कोशिश की तो सभी ने यही कहा कि भैया समझाना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन जब फ्रेंड्स का भी प्रेशर है, क्योंकि वहां कंपैरिजन कर दिया जाता है, सोसाइटी का भी प्रेशर है, वो भी कंपैरेटिव माइंडसेट के साथ चलती है, और इन दोनों के कारण पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिव हो जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू बी पॉजिटिव, ये सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए। तो सर, अभी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके पेरेंट्स का जो माइंड सेट है उसको तो हम इस टाइम नहीं बदल सकते। जो भी उन्होंने अपने बच्चे से एक्सपेक्ट किया या उस बच्चे ने एक्सपेक्ट किया, दैट इज हिज व्यू पॉइंट, है ना। और एक बार एक्सपेक्टेशंस हमारी कंप्लीट नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। बट जो आने वाली जनरेशन है, जो या अभी 10th में आ रही है या 12th में आ रही है, हम उनके लिए ये संदेश दे सकते हैं, या एक बहुत ही आसान सा तरीका है पेरेंट्स को, कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है। हर बच्चा क्या, हम सब भी एक जैसे नहीं है, हम सब में कुछ कुछ डिफरेंट क्वालिटीज हैं।
तो हो सकता है कि आपका बच्चा कुछ डिफरेंट क्वालिटी लेके आया हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है सबके मार्क्स अच्छे आए, या सब साइंस पढ़े, या सब कॉमर्स पढ़े, या सब सीए बनेंगे, या सब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो हर बच्चे के अंदर अपनी एक कैपेबिलिटी है ना, और वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। आप अगर वो एक हम कहते हैं ना कि जो फिश है, मछली है, वो जल में ही तैर सकती है ना। अब अगर उसको पेड़ पे चढ़ने को कहेंगे तो चढ़ थोड़ी पाएगी, उस पे चढ़ने से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो कई बार हमें लगता है पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि बच्चे को क्या करना है, क्योंकि पेरेंट्स सेड कि मैं भी बहुत बार सुनती हूँ पेरेंट्स से कि हम ये नहीं कर पाए थे, तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी ना कर पाए, क्योंकि उसको ये करना चाहिए। तो हमें बच्चे से पहले या पेरेंटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप नहीं कर पाए वो तो बच्चे पे डालना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि बच्चे के अंदर तो अलग कैपेबिलिटीज है ना। उस बच्चे के भी अपने कुछ सपने हो सकते हैं, बच्चे ने कुछ सोचा हो मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस है। सोसाइटी से आजकल ज्यादा लोग नहीं करते, बस पेरेंट्स हैं वो उनको कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ जी। तो यहाँ पे हमें जरूरत है पेरेंट्स को बताने का कि आपका बच्चा अलग है, वो आज नहीं तो कल जहाँ वो चाहेगा वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, बशर्ते आप उसका साथ दें, उसको पहचानें। बशर्ते आप उसका साथ दें, उसको पहचानें। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शेखर जी हमारे साथ हैं। स्वागत है शेखर जी आपका, पूछिए अपना सवाल। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है शायद, दोबारा मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं। मैं आपके पास आता हूं, तब तक आलोक जी, प्रियंका जी जिस बात का जिक्र कर रही हैं, ऐसे उदाहरण आपने भी देखे होंगे बहुत सारे कि एग्जाम्स अच्छे नहीं हो पाए, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए, लेकिन आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे, और बड़ी अजीब सी बात है कि जब 11th 12th में हम बच्चों को देखते हैं, 11th में आते ही काफी बच्चे बोलते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है या गेमिंग में शौक है तो मैं कंप्यूटर साइंस ले लूं। और जब 12वीं के नतीजे आते हैं तो रियलाइज होता है कि शायद ये मेरा काम नहीं था, या मुझे मजा नहीं आया। गेम खेलना तो मजा आता था, लेकिन गेम बनाने का मेरे में टैलेंट नहीं है। तो काफी हद तक मैं देखता हूँ कि 12th के बाद बच्चों का रिजल्ट खराब इसलिए भी आया, या कुछ बच्चों का आया, कि उन्होंने जो गलत चयन किया था अपने सब्जेक्ट का। तो हर आदमी की अपनी अलग अलग काबिलियत है, अपनी अपनी स्पेशलिटी है। जरूरी नहीं है कि मैं कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं हूँ या बायोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ तो मैं खाना अच्छा नहीं बना पाऊंगा। और आज कलनरी आर्टिस्ट की भी बहुत वैल्यू है। आज बड़े बड़े आप कलनरी आर्टिस्ट को देखें, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, फैशन के क्षेत्र में चले जाएं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे शायद पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं ले पाए थे, लेकिन आज बड़े बड़े डिजाइनर लेबल चलाते हैं। ऐसे ही आपको मिलेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, ऐसे ही आपको स्टार्टअप के फाउंडर्स मिलेंगे जिनको आप देखेंगे कि लगता है कि वो अच्छे नंबर नहीं ला पाए लेकिन अपनी जिंदगी में काबिल हों। आज हम देखते हैं बच्चों को इंस्टाग्राम रील्स देखते हुए, हम इंस्टाग्राम देखते हुए बच्चों को देखते हैं और वो यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं। बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स ऐसे मिलेंगे जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, सो कॉल्ड सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं ला पाए। तो ये कहना कि मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं ले पाया, 12वीं में अच्छे नंबर नहीं ला पाया तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मेरी जिंदगी खराब है, बेकार है, ये बहुत गलत धारणा है। इसको सुधारने की जरूरत है। आप शायद ऐसे एरिया को चूज करें जिसमें आप सक्षम हैं। मेरे हिसाब से ये बच्चों के लिए एक टाइम है। यदि बच्चों के खराब नंबर आए तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के समझने की जरूरत है इस प्रॉब्लम को। डोंट शव इट अंडर द कार्पेट। आप इस प्रॉब्लम को समझें और देखें कि शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। ये आपके लिए एक मौका है अपने डायरेक्शन को सुधारने का और बदलने का। हर साल देखते हैं आप नीट में बच्चे ने 2 साल तक मेहनत की, नीट नहीं हुआ तो जरूरी थोड़ा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्या मैं पैरामेडिकल में नहीं जा सकता? बहुत सारी ऑप्शन है सर। बिल्कुल। शेखर है हमारे साथ, एक कॉलर है हमारे। बहुत स्वागत है शेखर आपका, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। जी, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरा छोटा भाई है, उसने 12th क्लियर किया है आर्ट साइड से जी, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो वो कैसे करे, उसकी शुरुआत कैसे करे, इसके बारे में जानना। जी आलोक जी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मन में विश्वास है कि देश की सेवा करनी है, देश में आगे कुछ करना है। पहली बात तो बच्चे को ग्रेजुएशन करना जरूरी है। तो ग्रेजुएशन कहाँ से करें? मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि बच्चा फुल टाइम
कॉलेज में जाके 3 साल की ग्रेजुएशन करे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में करे, चाहे वो साइकोलॉजी में करे या किसी और क्षेत्र में करे, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और फर्स्ट ईयर से ही अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। सिविल सर्विसेज में क्या आता है, पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेन में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो पहली बात तो डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू कर दे। कुछ रेगुलरली न्यूज चैनल देखे, न्यूज पेपर पढ़े, अपनी नॉलेज को एनहांस करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता करें, धीरे करके अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और जो आपका एक सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, जो भी एक सब्जेक्ट है, उसके फंडामेंटल्स को दोबारा से क्लियर करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। समर इंटर्नशिप करें, हर साल जब भी गैप आता है छुट्टियों में कहीं ना कहीं काम करें, एक्सपोजर लें। ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में बनाने में हेल्प करती हैं, उनके साथ जाके काम करने की कोशिश करें, किसी को शेडो करें। आई थिंक ये सब काम कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें, इमीडिएटली से अभी गांठ बांध ले कि मुझे बनना है सिविल सर्वेंट, तो बिल्कुल बन पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है आलोक जी, एक सवाल और है, क्या इम्प्रूवमेंट्स का भी स्कोप हो सकता है? अगर वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि मेरे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बहुत कम मार्क्स आ पाए, मैं इम्प्रूवमेंट उसमें करूं, दोबारा से री एग्जाम दूं, 1 साल का हालांकि उसके अंदर प्रोसीजर रहता है पूरा का पूरा, आप कैसी सलाह देंगे उन लोगों को? देखिए, पहली बात तो मैं समझना चाहूंगा कि बच्चे को इम्प्रूवमेंट करने के बाद मान लीजिए 100% नंबर भी मिल गए तो कहाँ एडमिशन का फायदा मिलेगा। आज ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में हमारे पास CUET आ चुका है, विच इज अ कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो भी हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है हमारे लिए। तो ज्यादातर जगह तो एंट्रेंस के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा है। और चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिसिन की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, तो इम्प्रूवमेंट करने से भी मेरे को दिल में दिलासा देना है कि मैं अच्छा कर सकता था, तो हाँ ये जज्बा मैं पसंद करूंगा। लेकिन उससे कोई जेन्युइनली कोई अप्रिशिएबल बेनिफिट होने वाला है, मुझे लगता नहीं है कि होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बहुत समय देने के लिए। डॉक्टर प्रियंका जी बहुत धन्यवाद आपका, आलोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए, महत्वपूर्ण सुझाव जानकारियां हमारे दर्शकों छात्रों के साथ साझा करने के लिए। तो तमाम तरह की करियर गाइडेंस जो है आलोक जी ने दी, और किस तरह से नेगेटिव अप्रोच से दूर रहना है, अगर निराशा हाथ लगी है तो निराश नहीं होना है, वो प्रियंका जी ने सलाह दी। उम्मीद है आप इन पर काम करेंगे। ये सलाह